हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रेसिप्रोकल थ्योरम हम लोग को कैसे यूज करनी है, बेटीज लॉ में कैसे यूज करना है प्रॉब्लम्स में। उस केस में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। ठीक है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर पे देखा था और एक बीम के केस में देखा था। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं कास्टिग्लिआनोस थ्योरम में। यहाँ पर भी हम कुछ एक बीम का प्रॉब्लम लिया, एक ट्रस का प्रॉब्लम लिया है। ठीक है, तो देखेंगे कि इस प्रॉब्लम में कि बेसिकली अभी हम लोग डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कास्टिग्लिआनोस थ्योरम का यूज करके हम लोग कैसे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो डायरेक्टली विल कम टू द प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ट्रस का। ठीक है, ट्रस मेरे पास गिवन है, सिंपल ट्रस मैंने लिया है क्योंकि थोड़ा इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने सिंपल ट्रस किया है क्योंकि कॉन्सेप्ट अब जो है वो आप लोगों का सेम ही रहना है। ठीक है, तो ट्रस मैंने लिया है एक, उस केस में मैंने एक 4 किलोन्यूटन का लोड लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, और मेरे को कैलकुलेट करना है कि भाई डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। ठीक है, डिफ्लेक्शन एट सी कितना आ रहा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट सी, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट सी कितना है। ठीक है, दूसरा केस मेरा है कि अगर इस ट्रस सिस्टम पर कोई भी लोड नहीं लगता और एक 5 mm का वर्टिकल 5 mm की एबी जो मेंबर है वो 5 mm की वजह से शॉर्ट है, तो उस केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्यों आएगा सी पर। ठीक है, दूसरा केस, इस केस में मेरा कोई लो लोडिंग। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हमें कैसे अप्रोच करना है कास्टिग्लिआनोस थ्योरम में एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम है रिवर्स ट्रस सिस्टम का, तो हम देखते हैं कि कैसे इसको वर्क करना है कास्टिग्लिआनोस थ्योरम। ठीक है, कास्टिग्लिआनोस थ्योरम का अगर मेरे को जब डिफ्लेक्शन फाइंड करना होता है तो मेरे पास थ्योरम जो होती है वो मेरे पास होती है। अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी लूं इन टर्म्स ऑफ उसकी इन टर्म्स ऑफ लोड, तो वो मेरे को डिफ्लेक्शन देता है उस जे पॉइंट पर। ठीक है, यही मेरा कहता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मेरा मतलब है कि जे जे उस जे पॉइंट पर जो पी जो लोड किसी किसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मेरे को क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा डेल्टा जे। क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग इसको देखते हैं यार कि सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि स्ट्रेन एनर्जी मेरी जो होती है इन केस ऑफ ट्रस वो होती क्या है बेसिकली। स्ट्रेन एनर्जी ट्रस में एक्शन मेंबर होते हैं, तो एक्शन मेंबर में जो मेरी स्ट्रेन एनर्जी होगी वो होगी मेरी कितनी, यही होगी एन एन स्क्वायर एल एम ए एम अपॉन में ही, यही टोटल यही स्ट्रेन एनर्जी होगी मेरी। क्लियर है? तो यार अगर मैं इस चीज को देखूं और फिर ये बोल रहा है कि यार मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है मुझे किसी पॉइंट पर, अगर मेरे को डिफरेंशियल फाइंड करना है तो पार्शियल डेरिवेटिव करना है उसके टर्म्स में। तो अगर मैं इस चीज को अगर मैं डिफरेंशिएट भी करता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूं, तो ये कुछ ऐसी वैल्यू आएगी इसकी nm इनटू में डेल nm अपॉन में डेल p इनटू में lm ओवर में am और में e। यहाँ पे ये 2 भी रहता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 से। क्लियर है? तो यार मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, मेरे पास ये एक nm वैल्यू आ रही है और स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ये p के इसके मतलब अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी को पार्शियल डेरिवेटिव कर दूं तो एक ये टर्म है मेरे पास और ये तो मेरे पास पता ही रहता है मुझको। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले मेरा काम है कि मेरे को यार मेरे को डेल्टा सी पर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है, पर डेल्टा सी पर मेरा कोई लोड ही नहीं एक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मेरा डेल्टा सी पर कोई लोड वर्टिकल डायरेक्शन में ऐड नहीं कर रहा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डमी लोड मानता हूँ। ठीक है, पी का लग रहा है कि मेरे पास यहाँ पे पी का डमी लोड लग रहा है इस पॉइंट पर। क्लियर है पॉइंट? तो मेरा कहने का मेरा मतलब है यार कि अगर मेरा पी पर मेरा एक डमी लोड लग रहा है क्योंकि मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड करना उस डायरेक्शन में, अगर मेरे को डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल में फाइंड करना होता तो मेरे को लोड लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं सिंपली 4 को मैं पी पुट कर देता और बाद में उस पी को मैं रिप्लेस कर देता 4 से। क्लियर है? तो यहां पर मैंने सबसे पहले भाई एक मैंने डमी लोड लगा लिया। ठीक है, और अगर मैं थीटा कैलकुलेट करता हूं तो ये 3/4 है, तो ये मेरे पास रहता है 36.86। ठीक है, और ये रहता है मेरे पास 36.87 रहता है और ये रहता है 53.13। तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉब्लम को वर्चुअल लोड मेथड से। ठीक है, अभी देखेंगे कि ये कास्टिग्लिआनोस थ्योरम से कैसे हम इस चीज को वर्क करेंगे। तो मेरे को पी पर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, तो मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यार मैं इस पी और 4 को इंक्लूड करके मैं देख लेता हूं कि मेंबर से मेरे कितने फोर्सेस आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई मैं आया इधर पे, तो मैंने सबसे पहले पॉइंट सी लिया, सी पर मेरा एक पी लोड लग रहा है इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में। क्लियर है? और एक मेरा 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है मेरा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं इस चीज को, ये कुछ ऐसा ही है। ठीक है, और ये आगे जाके
तो मैं देखूं यार, अगर अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं, अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करता हूं तो मैं सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि यार मेरे को रिएक्शन फोर्सेस कितने मिल रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर एक मेरे को 4 किलोमीटर का रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसके कॉरस्पॉन्ड। ठीक है, और अगर मैं इस पॉइंट पर मैं कैलकुलेट करूं कि मेरे को मोमेंट कितना मिलने वाला है, अगर मैं इस ए पर वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं इस ए के अबाउट मोमेंट लेता हूं, लेट अस सपोज। तो जब मैंने ए के अबाउट मोमेंट लिया इस पॉइंट का, ए के अबाउट अगर मैं मोमेंट लेता हूं तो मेरे को मिलती है वैल्यू कितना, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 और माइनस P इंटू 4 माइनस ऑफ RB इंटू 8 इज इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो यहां से मेरे को वैल्यू मिलने वाली है कितनी, आपकी 12, 4 इंटू 3 12 माइनस 4P माइनस ऑफ 8RB इज इक्वल्स टू 0। तो 12 इक्वल्स टू 12 माइनस 4P इज इक्वल्स टू 8RB। ठीक है, यहां से मिलता है मेरे पास कितना, 12 माइनस 4P अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू RB। ये रिएक्शन मिलेगी मेरे को। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये मेरी रिएक्शन जो मेरे को मिल रही है, ये इसको मैंने इस डायरेक्शन में दिया। क्लियर है? तो ये मिल जाएगा मेरे को कितना, 12 डिवाइड बाई 8, 1.5 1.5 माइनस ऑफ 4 डिवाइड बाई 8, 0.5 P इज इक्वल्स टू RB। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं RA कैलकुलेट करता हूं, RA जो मिलेगा मेरे को, RA मिलेगा कितना मेरे को, P प्लस दिस, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन, ये कितना मिलेगा मेरे को, RA प्लस RA इज इक्वल्स टू, ये मेरे को मिल जाएगा आपका कितना, क्लियर है, RA इक्वल्स टू P प्लस RB, यही होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर मैं RA कैलकुलेट करता हूँ तो वो वैल्यू मेरे को मिलती है कितनी, P RB कितना है, P प्लस 1.5 माइनस ऑफ 0.5 P, तो मिल जाएगा 1.5 प्लस 0.5 P, ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को जो रिएक्शंस जो मेरे को मिलने थे, ये मिल गया मेरे पास 1.5 प्लस 0.5 P। क्लियर है? और एक रिएक्शन मेरे को मिल गया यहाँ पर, क्या कहते हैं, यहाँ पर ये मिला है मेरे को 1.5 माइनस ऑफ 0.5 P। ठीक है, तो ये रिएक्शन मेरे को मिल चुके हैं। अभी मेरा काम है कि मुझे इन 3 मेंबर फोर्सेस पे मेरे को फोर्सेस कैलकुलेट करना है कि 3 मेंबर पर कितने मेरे फोर्सेस आ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल फोर्सेस कितने आ रहे हैं, क्योंकि उसकी मदद से ही मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ये टर्म्स को मैं डिफाइन करूंगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो अगर हम देखें यार, तो यहाँ पर जो मेरे को एक्चुअल फोर्सेस मिल रहे हैं, अगर मैं जॉइंट सी को कंसीडर करूँ, यहाँ पर एक लोड मेरे को P मिल रहा है, एक मेरे को 4 किलो न्यूटन का लोड मिल रहा है। ठीक है, और एक लोड मेरे को मिल रहा है इस डायरेक्शन में, और एक लोड मिल रहा है मेरे को इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं F ऑफ सी ए, इसको ले लेता हूं मैं F ऑफ सी बी। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं जॉइंट बी पर भी आता हूं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो एफ सी बी मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन दोनों रहेंगे, दो इक्वेशन दोनों रहेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जॉइंट बी पर आता हूँ। बी पर मैं देखता हूँ एक फोर्स मेरा डायरेक्शन में लग रहा है 1.5 माइनस ऑफ 0.5 पी। ठीक है, और जो एक फोर्स लग रहा है मेरा इस मेंबर से जा रहा है, ये मेरा है एफ ऑफ बी सी। ठीक है, ये थीटा कितना, 36.87, और यहाँ पर एक फोर्स आएगा मेरा जिसकी जो रहेगा मेरा एफ ऑफ ए बी। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मैं देखूं यार, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे थीटा कंसीडर करूं, तो यहाँ से मेरे को मिलता है एफ ऑफ बी सी कॉस ऑफ एफ ऑफ बी सी साइन नहीं, दिस इज थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 36.86, ये 36.86 है, 87। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला कितना हो जाएगा अंदर, ये हो जाएगा 53.13।
ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा एफ ऑफ बी सी कॉस 53.13 प्लस ऑफ आर बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो एफ बी सी जो मिलता है मेरे को वो मिलता है 1.5 माइनस ऑफ 0.5 पी। ठीक है, माइनस ऑफ ये मिल जाएगा मेरे को कितना कॉस 53.13। ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इसकी वैल्यू मेरे को मिलती है आपकी कितनी 1.5 डिवाइड बाय cos 53.13 2.55 माइनस में 2.5 माइनस ऑफ 0.5 माइनस ये मिलता है मेरे पास 0.833। क्लियर है। तो मैं देख रहा हूं यार कि यहाँ पर मेरे को जो डायरेक्शन मिल रही है वो नेगेटिव मिल रही है, मतलब मेरे को जो डायरेक्शन लेनी है एफ बी की इस जॉइंट पर वो कुछ मेरी इस जॉइंट की तरफ ही जाएगी। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है मैंने। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन मिल रही है। तो एफ बी सी मेरे को मिल गया यहाँ पर माइनस ऑफ 2.5 पी। क्लियर है। अब अगर मेरे को ये चीज मिल चुकी है यहाँ पर तो मैं और क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं इस पॉइंट पर ए बी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं बी जॉइंट कंसीडर करूँ तो ए बी जो वो होगा एफ ऑफ ए बी होगा मेरा, एफ ऑफ ए बी जो होगा वो होगा मेरा कितना ये मेरे को कैलकुलेट हो गया। एफ ऑफ ए बी होगा मेरा दिस cos 30। ठीक है, तो एफ ऑफ ए बी होगा मेरा, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी सी। ठीक है, तो एफ ऑफ ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा कितना माइनस ऑफ माइनस साइन 2.5 माइनस ऑफ 0.833 p इंटू में cos ऑफ 36.87, cos ऑफ 36.87। ठीक है, यही चीज है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को देखें तो हमको मिलता है यहाँ पर कितना एफ ऑफ ए बी जो हमको मिलेगा 2.5 इंटू cos 36.8687 ये मिलता है मेरे को 2 माइनस ऑफ 0.833 इंटू cos ऑफ 36.87 ये मिलता है मेरे को 0.667 p। क्लियर है। ये हो गया मेरे पास f ऑफ ए बी, ये भी निकल गया मेरे यहाँ से। अब मेरे को चाहिए यार क्या f ऑफ, ये मेरे पास f ऑफ बी सी है। ठीक है, अब मेरे को चाहिए f ऑफ सी ए। ठीक है, f ऑफ सी ए अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो f ऑफ सी ए भी मेरा सिंपल ही हो जाएगा। f ऑफ सी ए को अगर मैं जॉइंट पर इक्वेशन लिखूं, इस ये मेरा एंगल 53.13 तो ये हो जाएगा मेरा कितना f सी ए cos ऑफ 53.13 प्लस f सी बी साइन ऑफ cos ऑफ 53.13 इज इक्वल्स टू p। यही क्वेश्चन होगी मेरी। ठीक है, तो अगर मैं FCA को मैं लिख लूं, अगर मैं FCA को मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी FCA cos ऑफ 53.13 इज इक्वल टू P माइनस FCB cos ऑफ 53.13। यही रहेगी इक्वेशन, इक्वल्स टू P माइनस FCB हम कैलकुलेट कर चुके हैं माइनस ऑलरेडी में 2.5 माइनस ऑफ 0.833 P इनटू में cos 53.13। यही चीज है। तो अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करता हूं तो ये वैल्यू आती है मेरे पास कितनी 2.5 इनटू में cos 53.13 तो p प्लस 1.5 माइनस ऑफ 0.833 इनटू में cos 53.13 0.5 p। क्लियर है। तो यहां से याद है कि वैल्यू मेरे पास 1.5 प्लस 0.5 p इज इक्वल्स टू FCA cos 53.13। इसको फिर डिवाइड करेंगे 1.5 डिवाइड बाय cos 53.13 2.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय cos 53.13। ठीक है, 0.833 p 0.833 p। ठीक है यार, तो ये देख लिया कि हम लोगों ने तीनों मेंबर से हमने फोर्स कैलकुलेट मतलब एक्चुअल फोर्सेस हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, एक्चुअल फोर्सेस कैलकुलेट कर ली है हमने तीनों फोर्सेस तीनों मेंबर्स में, ये एफसीबी ये हो गया और एक एफबीसी हो गया और एक एफबीए हो गया।
क्लियर है पॉइंट? तो अभी देखेंगे यार कि हम इस फॉर्मूले में इस चीज को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यार 3 नंबर कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग गया, तो इसलिए हमने छोटा ट्रस सॉल्व लिया है। क्लियर है? तो यार अगर हम देखें, इसको रब करें, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यार, मैं लिखता हूँ मेंबर, मेरे पास मेंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। मेंबर है मेरे पास, एक एसी है, एक मेरे पास बीसी है, और एक मेरे पास क्या है आपका एबी है। यही मेंबर्स हैं। और अगर मैं देखूं यार, इसमें स्ट्रेन एनर्जी जो होगी मेरी कितनी होगी, एन आई, अगर मैं देखूं तो वो मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी है कितनी, एफ बी सी और एफ ए बी। ए सी पर कितना है मेरा 2.5 प्लस 0.833 पी। क्लियर है? एफ बी सी है मेरा माइनस ऑफ 2.5 माइनस ऑफ 0.833 पी। क्लियर है? और सिमिलरली अगर मैं देखूं मेरा ए बी पर वैल्यू आया मेरा 2 माइनस ऑफ 0.667 पी। ये वैल्यू आई है। क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डेल एन आई अपॉन में डेल पी जे, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं मैं, तो यहां पर मेरे को जो टर्म मिलेगा अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मिलेगा 0.833 पी 833, ये मिलेगा। इस पॉइंट पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो यहां पर भी मेरे को क्या मिलेगा 0.833। ठीक है। और इस पॉइंट पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो यहां पे मेरे को मिलेगा 0.667, ये मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। और एल में, एल अपॉन में ए, एल है, एल अपॉन में ए एक टर्म रहेगा यहाँ पर। ठीक है। तो वो भी हमको वैल्यू गिवन है, उस चीज को हम देखते हैं, क्योंकि वो कॉमन वैल्यू है तो तीनों के कॉमन होगी, वो हम उसको हम लास्ट में एक साथ ही पुट कर लेंगे। ठीक है। तो यार ये चीज हमको गिवन है। ठीक है। तो भाई अगर मैं देखूं, डमी लोड जो मेरा पी है, डमी लोड जो मेरा पी है, एक फॉर्मूला जो मेरा बनता है वो क्या बनता है, समीशन एन आई, समीशन एन एम एन एम, समीशन एन एम अपॉन में डेल पी जे इनटू में एल आई ओवर में ए वन ए एम इनटू में, यही बनेगा फॉर्मूला। ले रहे? तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, एन एम इनटू में एल एम ओवर में ए एम इनटू में ई इनटू में डेल एन ओवर डेल एम ओवर में डेल पी जे, ये लिख सकते हैं इसको। अब अगर आप देखें ध्यान से यार, ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो मेरे है रियल डिस्प्लेसमेंट, रियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब रियल डिस्प्लेसमेंट क्यों है यार? क्योंकि अगर मैं देखूं यार, यहाँ पर P जो है वो मेरा डमी लोड है। ठीक है। अल्टीमेटली इस P की वैल्यू जो है वो 0 होने वाली है। ठीक है। तो अगर मैं एक टर्म लिखूं यहाँ पर mm की कितनी एनर्जी आ रही है मेरी यहाँ पर, अगर मैं P कंसीडरिंग P इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मेरे को वैल्यू मिलेगी 2.5, यहाँ पर मेरे को वैल्यू मिलेगी -2.5, और यहाँ पर मेरे को वैल्यू मिलेगी 2। तो अगर मैं P को 0 कंसीडर कर लूं, सिर्फ लोड को देखूं मैं 4 न्यूटन लोड की वजह से, तो यहाँ पर मेरे को जो एनर्जी मिल रही है, एक्चुअल फोर्स मिल रहे हैं, वो ये मिल रहा है। ठीक है। और अगर मैं उसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, रियल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। क्लियर है पॉइंट? रियल डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिल रहे हैं। ठीक है। तो यहीं से आपको, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। ये आपका जो है वो रियल डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म है। ठीक है। और ये पार्शियल डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसका आगे यूज आएगा कि क्यों हमें ऐसी चीज समझी है। ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं, एन एम है मेरे पास कितना 2.5, ठीक है 2.5, और एल एम इसको मैं कॉमन ले लूंगा, इनटू में डेल एन बाय डेल पी जे है मेरे पास कितना 0.833। ठीक है। उसी के बाद अगर मैं सेकंड टर्म लूं यहाँ पर, ये है मेरे पास कितना माइनस ऑफ 2.5 इनटू में ये कितना है 0.833। क्लियर है? और फिर मैं लास्ट टर्म अगर मैं देखूं, लास्ट टर्म जो है मेरी वो है कितनी, मेरी लास्ट टर्म जो आ रही है मेरी, वो आ रही है अब मेरी 2 इंटू माइनस ऑफ 0.667। ठीक है।
और ये बाहर पूरा जो आ रहा है वैल्यू वो आएगी हमारी कितनी, एल ओवर में ए ई, आएगी मेरी डेल्टा डेल्टा सी पर डिफ्लेक्शन। क्लियर है? अगर मैं इसी को कैलकुलेट करूं तो ये तो कैंसिल हो गए, तो बचता है मेरे पास कितना, 2 इंटू, नहीं यार ये कुछ हमने एल, हमने क्योंकि एल हमारे डिफरेंट है ना, एल हमको काउंट करने है, ठीक है, एल हमारे डिफरेंट है, तो इस केस में हमारे डिफरेंट है, ये है कितना हमारा, ये है हमारा 3 है, ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है, ये वाले मेंबर्स। तो अगर मैं देखूं यार, फर्स्ट मेंबर है मेरा एसी, एसी पर मेरी वैल्यू कितनी है, 2.5, ठीक है, 2.5 इंटू एल एम कितना है मेरे पास, 5 मीटर, ए एम कितना है मेरे पास, ए एम रहेगा मेरे पास कितना, ए ई तो कांस्टेंट है, ठीक है, ए ई को हम बाहर देख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2.5 इंटू 0.83 और ये इंटू 0.833, ठीक है, प्लस 2.5 इंटू 5 इंटू माइनस ऑफ 0.833 प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 0.667 इंटू ए बी की लेंथ है कितनी आपकी, 8 मीटर, यही है। तो भाई ये इक्वेशन तो कैंसिल कर एक दूसरे को, बस ये मेरे पास ये वाली इक्वेशन। तो अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं यहाँ पर, तो ये आती है वैल्यू मेरी 2 इंटू 0.667 इंटू 8, 10.672, 10.672 नेगेटिव डायरेक्शन में किलो न्यूटन मीटर क्यूब अपॉन में ई आई, ई नहीं ए, ठीक है, ये हम देख चुके हैं कि वैल्यू हमने किलो न्यूटन मीटर क्यूब क्यों लिखी है, क्योंकि जो ए से जो हमें वैल्यू मिलेगी, यूनिट मिलेगी, उसके करस्पॉन्डिंग हमने यूनिट लिख दी है, ठीक है। तो ए का अगर हम देखें, ए को अगर हम कैलकुलेट करें कितना आता है, ए हमें दिया 400 mm स्क्वायर, ठीक है, 400 mm स्क्वायर दिया है, और ई जो हमको दिया है वो दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन, ये सॉरी ये जो यूनिट रहेगी वो आपकी किलो न्यूटन मीटर रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये a इंटू ई का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन आ रहा है, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल होगा तभी तो मीटर मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा आपका कुछ 2 इंटू 10⁵ इंटू 400 डिवाइड बाई 1000, तो ये कुछ आ जाएगा आपका -10.672 अपॉन में 8000, ठीक है, ये किलो न्यूटन मीटर है और ये किलो न्यूटन में है नीचे वाला टर्म, ठीक है, ये कैंसिल हुआ, तो 10.672 डिवाइड बाय 8000 इनटू में, ठीक है। तो यहां से जो हमको डेल्टा सी मिला, डेल्टा सी वर्टिकल मिला, वो मिला मेरे को यार 0.334 mm, ठीक है, और डायरेक्शन जो है वो उसकी नेगेटिव, क्लियर है, ये चीज हमने कैलकुलेट करी थी वर्चुअल लोड में। तो कहने का मेरा मतलब है कि यार इस पॉइंट पर जो मेरे को डिफ्लेक्शन मिलेगा, इस पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन मिला वो मेरे को मिला 0.33 mm, ठीक है, अपवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि पी को हमने ऊपर लिया तो ये चीज जो होगी वो मेरी नीचे को मूव करेगी, क्लियर है। यहां पर कुछ, ठीक है, माइनस साइन, ओके, 2.6, तो लोड मेरा ऊपर लग रहा है तो डिफ्लेक्शन मेरा नीचे को ही है, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो मेरा जो डेल्टा सी है वो उसके अपोजिट आएगा, वो मेरे को जो मिलेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, क्योंकि जो डेल्टा सी बी है वो नेगेटिव है और ये मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो डेल्टा सी बी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा उसके, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी कि प्रॉब्लम हमारी कैसे सॉल्व होने वाली है वर्चुअल लोड इसमें स्ट्रेन एनर्जी मेथड से। अगर थोड़ा मतलब थोड़ा टफ है, थोड़ा स्ट्रेस को मतलब स्ट्रेस को सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल है क्योंकि सिंपल ट्रेस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रसा है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, बट अप्रोच आप लोगों को यही रखनी है, ठीक है, कि डमी लोड लगाने का लोड नहीं दिया है, अगर लोड दिया भी है तो उसको हम पी अज्यूम कर लेंगे और बाद में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये चीज कैसे वर्कआउट करी है हम लोगों ने, ठीक है। अभी इसका सेकंड पार्ट है कि इफ देयर इज नो लोड एक्शन एट एबी, इफ देयर इज नो लोड एक्शन, अगर इस पर कोई लोड नहीं लग रहा है, सिर्फ हमारे पास क्या है कि एबी पर अगर कोई लोड नहीं लग रहा है मेरे पास, तो हमको ये देखना है कि और एबी मेंबर मेरा जो शॉर्ट है वो 5 mm से, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो देखते हैं यार कैसे हमको इसको अप्रोच करना है।
तो प्रॉब्लम क्या रही है यार कि अगर मेरा एबी जो मेंबर है वो शॉर्ट हो जाए तो उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यार इस प्रॉब्लम को कि जब एबी शॉर्ट होगा तो ये आपका रियल डिटरमिनेंट स्ट्रेच है, तो मेंबर में कोई स्ट्रेस नहीं जनरेट होने वाला है। बट ये इस एबी शॉर्ट है तो अगर इस ट्रस्ट सिस्टम में कुछ ना कुछ आपको डिफ्लेक्शन दिखने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी रोटेशन होगा, जो भी मूवमेंट होगा जॉइंट्स का, वो हमारा क्या होगा, एक रिजिड बॉडी मूवमेंट होगा, तो कोई इसकी वजह से कोई स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम देखें यार, अगर हम इस प्रॉब्लम में आते हैं कि अभी हमारे पास ये बोल रहा है कि ये 4 वीक हमारे पास कंडीशन है, ये कुछ ऐसा ट्रस है हमारा, ठीक है। यहाँ पर एक लोड लग रहा है और ये बोल रहा है कि एबी जो मेंबर है वो शॉर्ट है 5 mm से, शॉर्ट 5 mm, तो उसकी वजह से सी पर क्या डिफ्लेक्शन आएंगे, एक डेल्टा वी आएगा और एक डेल्टा वी वर्टिकल आएगा, डेल्टा एक हॉरिजॉन्टल आएगा, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कि भाई डेल्टा वर्टिकल क्या होगा। अगर मुझे डेल्टा हॉरिजॉन्टल फाइंड करना हो तो मैं पी इस डायरेक्शन में लगाता, डेल्टा वर्टिकल मेरे को फाइंड करना है तो मैं पी भी उस डायरेक्शन में लगाऊंगा। क्लियर है पॉइंट। तो यार अगर मेरे को डेल्टा पी फाइंड करना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल एक पी नोड लगा दिया इस पॉइंट पर, सी ए बी, ठीक है। अब मेरे को इस पी के कारण देखना कि यार इन मेंबर्स में मेरे कितने फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यार मैं ये चीज बता दूं आपको कि यहाँ पर कोई लोड कंसीडर नहीं हो रहा है, तो मैं लोड वाली टर्म्स जो है वो सारी हटा रहा हूँ। इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो ये टर्म नहीं आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, पी हो जाएगा ये पॉजिटिव। और इस पर देखेंगे तो यहाँ पर ये टर्म 0 हट जाएगा क्योंकि लोड नहीं है ना, तो खाली -6 ही रहेगा, 6.667, ये इक्वेशन है हमारी, ठीक है भाई। अगर अब हमको ये बोलते हैं यार कि क्या कहते हैं कि जो हमारा जो है कि P अगर हमारा 0 हो जाए, P अगर मेरा 0 हो गया, तो आप एक चीज देखिए, P अगर मेरा 0 है तो ये टर्म मेरा NPP, तो ये टर्म मेरे 0 हो गए, ठीक है। AC मेरा 0 हो गया, AC 0, और BC पर भी मेरा कोई 0 फोर्स ही है, ठीक है। और AB पर भी मेरा कोई फोर्स नहीं आने वाला है क्योंकि मतलब इस पीक लोड की वजह से, ठीक है। बट आप एक बात ध्यान रखना, ये जो टर्म है हमारी, ये है हमारी NMLAM ओवर में, मतलब रियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यार ये मेरी अगर रियल डिस्प्लेसमेंट है, ये अगर मेरी रियल डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू जो है वो मुझको पता है यार। इसकी वैल्यू जो है वो है हमारी -0.005 mm मीटर, सॉरी, क्योंकि शॉर्ट है ना भाई, ये मेंबर शॉर्ट है, तो जो रियल डिस्प्लेसमेंट है वो हमको पता है, क्योंकि अगर मैं सिस्टम में अगर मेरे ये फोर्सेस 8 mm का ही रहता था बाहर मेरा, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी। बट मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना दिया, तो उस शॉर्टनेस की वजह से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुए, कहने का मेरा मतलब ये है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कितनी थी मेरी, -0.005 मीटर। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज मेरे को पता है, तो अगर मैं डेल्टा वी कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं डेल्टा वी कैलकुलेट करूं फिर से यहां पर, तो ये मेरे को मिलती है 0.005 इंटू किस नंबर पर आ रही है, वो एबी पर आ रही है, क्योंकि बाकी में सारे फोर्सेस 0 ही है, ठीक है। बाकी में स्ट्रेन एनर्जी कुछ है ही नहीं, ना डिस्प्लेसमेंट है उसमें, ठीक है। तो डेल्टा वी और एनएम बाई पीजे जो रहेगा वो किस में रहेगा, इस वाले टर्म एबी पर ही देखना है मेरे को, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है भाई मेरी 0.667, यही आती है। क्लियर है पॉइंट। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 0.005 इंटू 0.667, पॉइंट 667, और डिस्प्लेसमेंट है कितना, 5 mm शॉर्ट है, तो 5 mm शॉर्ट है तो यानी 5 इंटू 0.005, ठीक है। 0.005, तो ये डिस्टर्ब टर्म हमको पता चल चुकी है, एनएम जो इसमें भी स्ट्रेन जो होगा, क्लियर है। और डेल एनएम बाई डेल पी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये आती है 0.667, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं 0.005 इंटू 0.667 तो यहां से जो डेल्टा वी जो मेरे को मिल रहा है वो मिल रहा है मेरे को 3.335 mm। क्लियर है, डायरेक्शन पॉजिटिव, कहने का मेरा मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर को जा रहा है वही इसमें डिस्प्लेसमेंट भी ये जो जॉइंट है ये ऊपर को मूव करेगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है लोड की डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है।
तो ये चीज है यार, ऐसे इसको इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है जब आपके यहाँ फैब्रिकेशन ऑफ एरर, टेम्परेचर स्ट्रेसेस अगर आ गए, कुछ ऐसे आ गए, अगर सपोज यहाँ पर लोड भी लगा रहता तो फिर मेरे को उसमें डिस्प्लेसमेंट ऐड करना पड़ता, ठीक है, ये चीज आप थोड़ी ध्यान देना, ठीक है। तो उस केस में मेरे को यहाँ पे डीए डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस टर्म में ऐड होता, एनएल अपॉन एई प्लस 0.5005 mm जो भी आना था आपका, वो चीज ऐड होनी है। अगर ये लोड भी कंसीडर किया है तो इस लोड की वजह से भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, प्लस ये डिस्प्लेसमेंट लेके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे इस चीज प्रॉब्लम को आपको अप्रोच करना है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होगा इस प्रॉब्लम में, अच्छा प्रॉब्लम है ट्रस्ट का समझने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।